जिस दिन तुम हमारे, चाहे एक हफ्ता लगे, चाहे महीना, चाहे साल, जिस दिन हमारे हाथ चढ़े, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, जला के मारूंगा। अगर आर्मी आती तो शायद वो बच जाता। तो फिर 45 मिनट क्यों लग गए आर्मी को वहाँ पहुँचने में? बहुत कुछ होना चाहिए। आपके जो फौज में से आपने कोविड के दौरान 1,80,000 से फौज काट दी। डैम्स भी बनेंगे सर, कैनाल्स भी बनेंगे, बट वहीं पाकिस्तान का भी 2 दिन पहले एक बयान आया कि अगर इंडिया ने डैम बनाया तो पाकिस्तान युद्ध कर देगा। मेरे को चाहिए कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन की, जो इनके डिविजनल कमांडर, एरिया कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, तहसील कमांडर, उनकी लाश टपका दो। सर व्हाट इफ यू वर देयर, अगर आप वहाँ पे होते उस वक़्त जहाँ पे ये हादसा हुआ, तो सबसे पहले आपका क्या एक्शन होता? इस देश में आदत है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करे, ये करे, वो तहकीकात करो, बस चूल्हे में डालो तहकीकात। तुम लड़ो, मारो उनको पहले, फर्स्ट किल देम। जबकि खतरे बढ़े जा रहे हैं। चीन नॉर्थ में है, पाकिस्तान वेस्ट में है, और अब सोने को सुहागा एक फटीचर बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है। तो आप इस तरह के भड़काऊ चीज करें, भड़काऊ। अरे भाई गो फार, ये क्या बकवास कर रहा था मुल्ला मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर ने फाइनल अप्रूवल उसने साइन किया। असली टेररिस्ट इज आसिफ मुनीर। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। तो अभी 22 अप्रैल को ही एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। हमारे 26 मासूम लोगों को पहलगाम में आतंकवादियों ने गोली से मार दिया। तो सर जब सबसे पहली बार जब आपने ये न्यूज़ देखी, जब सबसे पहली बार आपको साउंड किया, तो लाइक एज अ रिटायर्ड मेजर जनरल ऑफ इंडिया आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था इस पे? बिटिया, उस दिन मेरी 22 अप्रैल को वेडिंग एनिवर्सरी थी, 47th वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैं, सुनीता, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, वी वर ऑल थिंकिंग वील हैव अ ग्रेट टाइम एंड ऑल दैट। टीवी ऑन किया और मैंने एक बिलखती हुई बेटी को अपनी देखा कि प्लीज़ हेल्प करिए, प्लीज़ करिए, वो वहाँ पड़े हैं, किसी को बुलाइए, कुछ करिए, और वो दूसरे कह रहे हैं टेंशन मत लो, वाटर लो। समथिंग इन दैट, इट ब्रोक माई हार्ट। आई मीन इट वॉज हार्ट रेंडिंग। 6 दिन शादी हुए, नेवल ऑफिसर, उसकी वाइफ रो रही है अपने हस्बैंड की लाश के ऊपर, बैठी हुई है सुन्न। 37 साल मैंने फौज में नौकरी की है, और मैं कॉम्बैट सोल्जर हूँ। ठीक है, मैं इन्फेंट्री में था, J&K राइफल्स में था। मैं 71 की लड़ाई लड़ी है, मैंने पंजाब में लड़ा हूँ, मैं कारगिल में लड़ा हूँ, मैं किश्तवाड़ में मैंने 3 साल ऑपरेट किया था तकरीबन, मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूँ। मैंने मौत देखी है नज़दीक से, बिल्कुल नज़दीक से। मैंने हाथ पकड़े हैं जवानों के जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे। ठीक है, और मैंने देखा है शेलिंग, अंतड़ी जवानों की बाहर आ गई, बेचारे की वो हाथ से वापस डाल रहा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेथ एंड डाइंग, लेकिन दिस इज समथिंग आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इट शॉक मी। ठीक है, बिल्कुल आग बबूला हो गई। देन दे वी कांट, ये कब तक चलेगा ये तमाशा? 26/11 166 मार डाले, 45 मार डाले, 19 मार डाले, ये मार डाले, हमारी बेटियां कब तक रोती रहेंगी? आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ ग्रैंड डॉटर, वुड आई वांट दिस टू हैपन टू देम? नो, ए एंड हैज टू बी पुट टू इट। और मैं, मुझे तो आपा ही खो गया था फॉर द फर्स्ट 2 days। इट टुक मी 2 days टू कम टू टर्म्स विद दिस, और आई थिंक वी हैव टू हिट बैक। सर व्हाट इफ यू वर देयर, अगर आप वहाँ पे होते उस वक़्त जहाँ पे ये हादसा हुआ, तो सबसे पहले आपका क्या एक्शन होता? बेटा, आई विश आई वॉज देयर। मैंने 3 साल नौकरी की है किश्तवाड़ में। वहाँ 40% हिंदू हैं, 60% मुसलमान हैं। और वहाँ पे मैंने जो ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बोला कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करो। मुझे प्यादों की लाशें नहीं चाहिए, नंबर नहीं बढ़ाओ। मेरे को चाहिए कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन की, जो इनके डिविजनल कमांडर, एरिया कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, तहसील कमांडर, उनकी लाशें टपका दो, सो दैट यू डिसरप्ट। तो वहाँ से मेरे को
हमने 37 मारे कोई 3 महीने के अंदर। और मेरे को आया कि बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने हिंदू मारने शुरू किए। एक गांव में 5 मारे, दूसरे में 8 मारे, तीसरे में जाके 13 मारे, पलायन शुरू। मैंने कहा कि ये किसने किया, मुझे पता लगा लिया जाके तहकीकात करके। और जो जिस गांव में लास्ट ऑपरेशन किया था, जहां 13 मारे थे गुलाबगढ़ में, वहां खुद पहुंचा। और लोगों जब हमने वहां करी कॉर्डन सर्च, तो लोग आए मेरे को हाथ खड़े करके, बोले सर हमने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, किसने किया ना। मैंने नहीं पूछा कि तुमने किया कि नहीं किया, मैंने पूछा किसने किया। तो बोले साहब अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, ये 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के। मैंने कहा ठीक है, यही मेरे को आपसे चाहिए था। मैंने कहा अगले दिन 15 गांव के 16 से 60 तक जो बूढ़े हैं यहाँ लाओ, ठीक है, और जो बूढ़े हैं यहाँ लाओ। वो लाए तो मैंने उनको दिखाई तस्वीर लाशों की। यानी 80 साल का बुढ़ा, 75 साल की बुढ़िया, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9, 10, 12 साल के बच्चे, लाशें पड़ी हुई वहां। एक बच्चे को छोड़ा था, जाके बता दी वो बख्शी को। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि कुरान शरीफ में लिखा है कि जिहाद में भी औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। ये अल्लाह ताला के हुक्म की अंजुली है। और आज मेरा पैगाम है अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर के नाम। तुमने भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, तुमने जहां भागना है तुम भाग लो, रन वेर यू वांट टू, वी विल गेट यू। और जिस दिन तुम हमारे, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे महीना, चाहे साल, जिस दिन हमारे हाथ चढ़े, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, जला के मारूंगा, ताकि कयामत के दिन तुम्हारी रूह खड़ी नहीं, एंड रूह नहीं खड़ी हो। एंड विद इन अ मंथ वी हैड डन प्रिसाइसली दैट। इनको घेर लिया जंगल में, खुले मैदान में जाके छुपे थे धोख में। हमने धोख पे लगाया रशियन थर्मोबारिक रॉकेट लॉन्चर, और साड़ दी पूरी धोख, 400 फुट ऊपर लपटें गई। 1 घंटे में जल के राख हो गई। वो चीड़ की लकड़ी जलती बहुत तेज है। और फिर मैंने जाके देखा तो लाश, क्या लाश, यहाँ की टांग की हड्डी, ये टांग की हड्डी का चूरा। हाँ, और उनकी जो AK-47 थी, लकड़ी सब जल गई। और ये ऐसे बेंड, उनकी जो बैरल, इतनी गर्मी थी, ठीक है। और फिर मैंने कहा खूब सारी फोटो लो। अगर कहते अगला हुक्म सर। मैंने कहा वापस गुलाबगढ़, सब बुलाओ 15 गांव के लोग। और फिर मैंने फोटो दिखाई, पहले वो हिंदू लाशों की, और फिर मैंने उनको दिखाई जली हुई वो। तो लोगों को समझ नहीं आया, राख ही राख दिख रही थी। मैं कहा नहीं, मैं समझा देता हूँ। मैंने लेसर पॉइंटर लिया, मैंने कहा देखो ये टांग की हड्डी है, ये टिबिया है, ठीक है, ये लोग जल के मरे, कुत्ते की मौत मरे, ठीक है। और ये देखो AK-47, ये ऐसे हो गई है, इतनी गर्मी थी। मैंने कहा देखिए साहब, आपको लड़ने का शौक है तो हमसे लड़ो, हमको तनख्वाह मिलती है लड़ने। तुम औरतें, बच्चे, बूढ़े मारोगे तो मैं ये हश्र करूंगा। सितंबर 2001 से लेकर कोई 2 साल पहले तक वहां कोई हिंदू नहीं मारा, ठीक है। वो भी कोई गांव में जाति दुश्मनी थी, तो उन्होंने पिस्टल से मारा था। वो कोई हिंदू नहीं मारा। और जो भी हिंदुओं का पलायन हुआ था वहां से, वो वापस आ गए। तो आप पूछ रही हैं मैं क्या करता, मैं कुछ ऐसा ही करता। शायद हम यही एक्सपेक्ट आगे भी कर रहे थे। लेकिन सर, द नेशन वांट्स टू नो, जब पहलगाम में जो ये हमला हुआ, जहाँ पे इतने लोगों को मारा गया, उस समय आर्मी वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थी? जिस एरिया को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वहाँ पे 15 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। वहाँ पे जिस लड़की की बात कर रहे हैं आप, जिसकी अभी हफ्ते भर पहले शादी हुई थी, उसकी बहन भी काफ़ी मतलब लाइक नायाब सिंह सैनी साहब को पकड़ के रो रही है, कह रही थी मैं, मेरा भाई 1.5 घंटे तक वहाँ जिंदा पड़ा था, अगर आर्मी आती तो शायद वो बच जाता। तो फिर 45 मिनट क्यों लग गए आर्मी को वहाँ पहुँचने में? क्योंकि वो 1.5 घंटे के रास्ते पे थी। माना सर, लेकिन सर 1-2 हज़ार की है ना, संख्या में एक लोग मिनट, पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे एक लोग होने मिनट, चाहिए ना। बहुत कुछ होना चाहिए। आपके जो फौज में से आपने कोविड के दौरान 1,80,000 से फौज काट दी, आधी जो साउथ ऑफ पीर पंजाल खाली करा दिया, वो होना चाहिए था। नहीं नहीं, आर्मी को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है कि वो क्यों नहीं थे, ये क्यों नहीं थे, वो क्यों नहीं थे। टूरिस्ट को बचाना किसका काम है? वहां पे पुलिस होनी चाहिए थी। अब मैं, लेकिन देखिए,
मैं वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है। इसराइल में 7 अक्टूबर को इतना बड़ा वो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सब फेलियर हुआ। अगले दिन वो लेके राशन पानी लेके चढ़ गए। उन्होंने कहा साहब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाद में करेंगे। इस देश में आदत है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करे, ये करे, वो तहकीकात करो, बस चूल्हे में डालो तहकीकात। तुम लड़ो, मारो उनको पहले, फर्स्ट किल देम। अरे 1,700 इजरायली मारे थे ना, 2,70,000 के ऊपर मर चुके हैं अभी तक फिलिस्तीनी और उनके साथी, और हमास और हिजबुल्लाह और हौती। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई कैन ऑलवेज, देयर आर सो मेनी रीजंस, नो देयर आर सो मेनी रीजंस, बट नाउ दैट यू हैव ट्रिगर्ड मी, देखिए द बेस्ट थिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट डिड वाज, द बेस्ट थिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट डिड वाज कि जो इन्होंने 370 हटाया, जो इन्होंने 35A हटाया, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट डिड। इट शुड हैव बीन डन 50-60 साल पहले, ठीक है। और उस वक्त हमने बड़ा अच्छा किया कि वो यात्रा चलती है पहलगाम में, ठीक है। वहां से पहलगाम इज द बेस फॉर द अमरनाथ यात्रा एंड द्रास इज द अदर बेस, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जब भी है ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस करते हैं यात्रा के पहले। अप्रैल में शुरू हो जाते थे मेरे टाइम में, अप्रैल का एंड है कि वो नहीं हुए थे वहां पे, ठीक है। वहां पे अब कहना नहीं चाहिए, वहां पे एक नए चीफ आए हैं पुलिस के, वो कहते हैं आर्मी की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा अकेला। ये लोन वुल्फ एटीट्यूड मरवा देता, ठीक है। अब यू हैव टू बी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, सारे एजेंसीज मिल के काम करती हैं। वहां पे दिलबाग साहब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, डीजीपी, राइट। डीजीपी दिलबाग, हाँ? तो एनीवे, अब अगेन वी आर गेटिंग इनटू रिक्रिमिनेशंस व्हिच आर लीस्ट रिक्वायर्ड। बट हमारी गलती ये थी कि जब हमने वैली में ट्रूप डेंसिटी बहुत बढ़ाई, और जब भी हम ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड बढ़ाते हैं, कमर टूट जाती है टेररिस्टों की, ठंडे पड़ जाते हैं कलेजे, ठीक है। वैली में बढ़ा दी, लेकिन विरोधाभास ये कि साउथ ऑफ द पीर पंजाल आपने फौज काटनी शुरू कर दी, क्योंकि वहां बिल्कुल हमने शांत किया था। आई वॉज इन किश्तवाड़, आई वॉज इन रजौरी पुंछ, रोमियो फोर्स कमांडर कमर तोड़ के आया था, चकनाचूर कर दिए थे, भागे थे सारे खरगोशों की तरह, गीदड़ों की तरह, ठीक है। और शांत हो गया था इलाका। अब शांत हो गया तो निश्चिंतता आती है, या कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ से फौज निकालो, यूनिफॉर्म फोर्स निकाला, लद्दाख चढ़ा दिया। डिप्लॉयमेंट के पीछे क्या रीजन था सर कोविड के बाद? बोला कि साहब फौज में बीमारी नहीं फैलनी चाहिए, तो हम फौज में भर्ती बंद कर देंगे। ना आपने पैरामिलिट्री में भर्ती बंद करी, ना पुलिस में बंद करी, आपने सशस्त्र सेनाओं में रिक्रूटमेंट बंद कर दी। और जैसे कि मैंने बताया, हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 3 साल भर्ती बंद कर दो, क्या नतीजा होगा? 60 × 3, 1,80,000 से आपने भारत की फौज घटा दी, जबकि खतरे बढ़े जा रहे हैं। चीन ऊपर है, 2.5 फ्रंट वॉर बोला जाता था, 2.5 फ्रंट वॉर बोला जाता था। चीन नॉर्थ में है, पाकिस्तान वेस्ट में है, और अब सोने को सुहागा एक फटीचर बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है। मोहम्मद यूनिस योद्धा, चंगेज खान की औलाद, वो वहां पे आ गए हैं, और पीछे हमारे घर के अपने भेदी हैं जो लंका ढाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो 3.5 फ्रंट वॉर में है, और आपका जवाब, आप फौज कम कर दो। लॉजिक है ना कुछ यार? ये तो स्कूल के बच्चे को समझ आ जाएगा कि खतरा बढ़ता है, फौज बढ़ानी पड़ती है। फौज की ताकत बेस्ड ऑन थ्रेट असेसमेंट। व्हाट थ्रेट असेसमेंट? अब गाड़ दो, बहुत खर्चा हो रहा है। बट सर गवर्नमेंट के द्वारा तो यही चीज़ एक पोर्ट्रे किया गया था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। अब कश्मीर पहले जैसा नहीं रहा, कश्मीर सेफ हो गया है। इसी वजह से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा। इस बार भी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँचने वाले थे। तो सेफ तो हो गया था ना, तो सर वादी सेफ हो गई थी, और साउथ ऑफ द पीर पंजाल खाली कर दिया। ये विरोधाभास नहीं है? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वैली आपने सेफ कर दी, वैली में टूरिज्म वहां बढ़ गई टूरिज्म, और पैसा बचाने के लिए पता नहीं किसका ये स्मार्ट आइडिया था कि फौज काट दो। फौज तो बेकार है, कोई काम ही नहीं करती। सब तो काम क्रेडिट लेने के लिए सारे लोग पहुंच जाते हैं जब फौज काम कर देती है, यू नो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आप वैली में स्ट्रेंथन किया, आपको वो भी इन प्लेस रखना चाहिए था ना, वो आर्किटेक्चर।
जब मैं रजौरी पुंछ में कमांडर था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मेरे पास 18 पलटने थे। कुछ देर पहले मैंने पता किया तो 7 पलटने। वो जंगल का इलाका देखा है बेटा, फोटो देखी होगी आपने आपने घना जंगल और पहाड़ी, पूरी की पूरी डिवीजन, वहां पे 10,000 आदमी छुप जाए यार, आप ढूंढ नहीं सकते, ऐसा घना जंगल है वो। ठीक है, तो वो साउथ पीर पंजाल हमने क्यों अपनी नफरी कम करी। लेकिन बेटा, आई वुड अगेन लाइक टू कट दिस लाइन ऑफ डिस्कशन नाउ, क्योंकि वी आर नाउ प्रिपेयरिंग टू डू समथिंग, ठीक है, इन रिटेलिएशन, व्हाट वी विल सी इन द कमिंग टाइम, बट we should now focus all our energies not on mutual recrimination, not on courts of inquiry, but on the task ahead. That is the point. सर लाइक आई हैव अ क्वेश्चन राइट, जैसे आपकी कश्मीर में भी काफ़ी टाइम पोस्टिंग रही, तो सर जब भी कुछ जंग हुई, कुछ भी हुआ, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका डायरेक्ट कभी किसी टेररिस्ट से लाइक इंटेरोगेशन हुआ हो? आपने किसी को इंटेरोगेट किया हो ऐसे? जो पकड़े हमने अच्छी हाँ। तरह से इंटेरोगेट तो किए। सर मुझे जानना मैं हाँ। ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी, जी, बिल्कुल। मेरा कहना सर, लाइक एक टेररिस्ट की क्या वहाँ पे लाइक क्या साइकोलॉजी होती है? धर्म के नाम पर मार रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं, पैंटें उतरवा के देख रहे हैं लोगों की। तो ये क्या साइकोलॉजी है उनकी? जिहाद के नाम पे कश्मीर में ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है? क्यों मारा जा रहा है? देखिए साहब, जिहाद के नाम पे वो रिलीजन की अफीम जो है वो लोगों को खिला रहे हैं। और जो पाकिस्तान से जो आते हैं, 60% पाकिस्तानी थे मेरे टाइम में, 40% लोकल थे। ठीक है, और अब तो 90% फॉरेनर्स हैं और 10% से भी कम लोकल रह गए, आ ही नहीं रहे वो लोग। बात ऐसी है कि बेटा, उसको जब हमने कुछ वहाँ पे जो आए थे पकड़ में, वो कहते साहब हमको बोला गया कि वहाँ तो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कत्लो गारत किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन पे, अजान देने की इजाज़त नहीं है मस्जिद से। कहता है यहाँ आए तो हमने देखा नहीं, हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह के भड़काऊ चीज़ करें, भड़काऊ, अरे भाई गो फॉर, ये क्या बकवास कर रहा था मुल्ला मुनीर, जनरल आसिम मुनीर ने। देखिए साहब, इसको रिटायर होना था अक्टूबर के महीने में इस साल, इसने पहले ही दुम मरोड़ के एक एक्सटेंशन तो ले ली थी, लेकिन ये जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ की तरह 11 साल रहना चाहता है। तो कैसे आप 11 साल बढ़वाएंगे अपना टेन्योर? आप भारत से युद्ध करा दीजिए। यानी अपनी एक एक्सटेंशन के लिए आप जो है, चाहे हजारों पाकिस्तानी मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता आसिम मुल्ला मुनीर को। है वो दूसरा जिया उल हक आया है वो ही इज द न्यू खलीफ ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया। वो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट वगैरह को सिखाएगा इस्लाम क्या है। सऊदी अरेबिया में बेटिया आप जाओ तो वहाँ की जो बेटियां हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, वो गाड़ी चलाती हैं, कार चलाती हैं, दे डोंट हैव टू वेयर अ टेंट, दे डोंट हैव टू वेयर अ टेंट नाउ। मैं अबू धाबी होके आया हूँ अभी 2 महीना पहले। वहाँ पे वहाँ का शेख इज सो एनलाइटेंड, सो लिबरल। उसने एक एक टेम्पल, स्वामी नारायण टेम्पल, अक्षरधाम जैसा टेम्पल वहाँ बनाने की इजाज़त दी है। आई हैव बीन टू दैट टेम्पल, ब्यूटीफुल टेम्पल। ये जो लोग हैं अरेबिया के अंदर जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, दे आर लिबरलाइजिंग, मॉडर्नाइजिंग, दे वांट टू गिव अ गुड इकोनॉमिक फ्यूचर टू देयर सिटीजन। वो लोगों की बेहतरी और खुशहाली के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साउथ एशिया में जिहाद पे फोकस कर रहे हैं, फसाद पे फोकस कर रहे हैं, कत्लो गारत, खूना खच्चर, यही है इस्लाम को इन्होंने बना के रख दिया। ठीक है, ठीक है। दिस आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर, इसने घोड़े पे चढ़ के वो स्पीच दी, सुनिए आपने वो स्पीच, वो जो कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशन आर सेपरेट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट, और ये और वो, मतलब ही गेव अ कम्युनल रैंट। और उसके एक हफ्ते बाद ये मैसेकर हुआ। जो हमको खबर है हमारे पास, दिस वाज प्लान्ड बाय द इंडिया डेस्क ऑफ द आईएसआई। वहाँ के मेजर साहब ने, हाफिज सईद और ये सैफुल्ला कश्मीरी उब्लिक सैफुल्ला खालिद के साथ मिलके प्लान बनाया था। और फिर वो प्लान अप्रूव हुआ। ठीक है,
तो फिर वो लेके गए अपने ब्रिगेडियर के पास आईएसआई में, ब्रिगेडियर लेके गया डीजी आईएसआई के पास, हाँ, और डीजी आईएसआई फाइनली किसके पास लेके गया? जनरल आसिम मुनीर ने फाइनल अप्रूवल उसने साइन किया। असली टेररिस्ट इज आसिम मुनीर, डीजी आईएसआई, ऑफिसर्स ऑन द आईएसआई इंडिया डेस्क ऑफ द आईएसआई। बाकी तो मोहरे घुर्गे एक्सपेंडेबल कुत्ते हैं। यू थिंक पाकिस्तान केयर्स फॉर देम? हम जाके टेररिस्ट मार दें आज 100, 50, 150, 2000, उनको फर्क पड़ता है? गंदी नाली के कीड़ों की तरह इनको उठाया कहीं से, 2 रोज की रोटी नहीं नसीब हो रही थी, मदरसों में भेज दिया तो ताकि कम से कम रोटी तो मिले। आधे तो बेचारे पाकिस्तानी फैमिलीज अपने बच्चे भेज देती हैं मदरसों में, पैदा करती हैं, आप नंबर तो आप जानती हैं, ठीक है। और फिर वो वहाँ पे वहाँ पे उनको कम से कम राशन पानी मिलता है, खाना मिलता है, और फिर उनको ये घुट्टी पढ़ाई जाती है ऐसे ऐसे करके। यू डोंट नो? जब वो पढ़ते हैं कलमा वगैरह तो ऐसे ऐसे घोटा लगाने के लिए ऐसे ऐसे याद उनको कराया जाता है, ठीक है। एनीवे, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर पाथवेज टू गॉड, दैट्स योर पाथवे टू गॉड। I may find it strange, but that's your way to find. But when you start slitting my throat, it's not fine. You know, when you start slitting सर तन से जुदा वगैरह, then it's not fine. तो सर लाइक जैसे अभी आपने बताया पूरा, मुझे पूरी स्टोरी बता ही दी कि कैसे कैसे ये अटैक एक्चुअल में प्लान हुआ था। तो सर व्हाट वाज इंटेलिजेंस ड्यूरिंग दैट टाइम? इंटेलिजेंस को पहले से कुछ ना कुछ तो खबर होगी। इतना आसान नहीं होता यार कि आप हर जाके ऑफिस में बग कर दें और ये कर दें और वो कर दें। सो लाइक आई सेड, देयर हैव बीन फेलियर्स, ऑफ कोर्स देयर आर, दैट इज हाउ 26 पीपल, नहीं 26 नहीं है ये, 28-30 के करीब आंकड़ा है। आंकड़ा है। हाँ, 28-30 के करीब आंकड़ा है। एक नेपाली है, एक यूएई का है, उसको आप इंडियंस जब बोले 26, हम लोग घटा के बोल रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ा ना करना पड़े, शायद उस टाइम का ख्याल था। बट आई एम वेरी ग्लैड द प्राइम मिनिस्टर इज टेकन ए क्लियर कट डिसीजन। हम रिटेलिएट करेंगे, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो करेंगे, और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में आप देख रही हैं कि ये हमने पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, हमने इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला बाय टेम्पररीली एब्रोगेटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो सर इज दैट पॉसिबल? पानी रोका जा सकता है इंडस क्यों नहीं वाटर रोका ट्रीटी? जा सकता? कहाँ रोक के रखेंगे एवरीथिंग सर? इज पॉसिबल। यू क्रिएट डैम्स, तो यू डैम क्रिएट क्रिएट करने की बात की, यू क्रिएट टनल्स, डाइवर्ट दैट वाटर। उसी के बेसिस पे तो अरे पाकिस्तान भैया, धमकी दे रहा है जो सर वॉर का। इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी आपको हम्म। दिया गया था वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो पहले वो तो करो। राजस्थान में लगाओ कैनाल के अंदर, इंदिरा गांधी कैनाल में पानी भरो अच्छी तरह से, और कैनाल्स बनाओ ताकि वहां भी हरा भरा हो, जी सर। खुशहाली हो, एक और ग्रीन रेवोल्यूशन राजस्थान में हो। कश्मीर की तरफ ले जाओ, उनको पानी नहीं दिया गया। डैम्स भी बनेंगे सर, कैनाल्स भी बनेंगे, बट वहीं पाकिस्तान का भी 2 दिन पहले एक बयान आया कि अगर इंडिया ने डैम बनाया तो पाकिस्तान युद्ध कर देगा। ऐसा है कि एक उनके लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, इट विल कम बैक टू मी। वो उनके थे ये जो न्यूक्लियर देखते हैं, डायरेक्टरेट जनरल क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान समथिंग ऐसा कोई, एसपीडी। हाँ, तो उन्होंने एक धमकी दी थी कई साल पहले कि पाकिस्तान की रेड लाइन ये है, कि इफ इंडिया लॉन्चेस अ मेजर अटैक एंड द बल्क ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज डिस्ट्रॉयड, हम न्यूक करेंगे। वो थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। फिर एक स्पेस डेफिनेशन थी कि अगर वो इतना अंदर आए, कि रावलपिंडी इस्लामाबाद तक खतरा पैदा हो जाए, हमारी फौजें पहुंच जाएं, तो हम न्यूक करेंगे। अगर इंडिया पानी रोके, इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट करे, तो हम न्यूक करेंगे। न्यूक किया है? नहीं, आपके ऊपर बम फटा है, न्यूक्लियर बम आपने फटते देखा है? ये बकवास है, ये गीदड़ भभकी है। देखिए, रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा है, 5,800 सॉरी 680 ऐसा कुछ उनके वॉरहेड्स हैं, और उनके सबसे मेगाटन के वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास तो 1.5 पौआ 2 पौए के बॉम्ब है ना, नॉनसेंस। बट इनके पास इतना बड़ा जखीरा है। 3.5 साल हो गए लड़ाई रशिया यूक्रेन की, कितने एटमी बम गिरे हैं कईव के ऊपर?
गिना दीजिए ना। ठेंगा, धमकी पे धमकी दी है। बिकॉज देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली अ रैशनल स्टेट एक्टर विल नेवर यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स व्हेन ही नोज कि मैंने एक किया मेरे पे 10 आ जाएंगे। पीरियड। दैट इज कॉल्ड डिटरेंस। तो सर ऐसा है तब पाकिस्तान किस बेसिस पे धमकी दे रहा है इंडिया को? मतलब लाइक विक्टिम तो हमें सफर हमने किया, तो हाँ। स्टेप किस तो बेसिस पे धमकी दे रहा है? मतलब लाइक क्या वो सोच के? डरा रहा है आप डरे जाओ और कुछ ना करो। हम्म आपकी हाइट अच्छी है बेटा। हम्म व्हाट्स योर हाइट? 5'8". 5'8". माय सिस्टर इज 5'9". बट इफ यू एंड माय सिस्टर दे सिट ऑन देयर गेट ऑन देयर घुटनों पे हो जाए तो क्या हाइट होगी आपकी? ऑलमोस्ट इक्वल आई गेस। तो आपकी यही हालत है। ये आपको 30 साल से डराया जा रहा है, आप डरे जा रहे हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगी। अबे किसने कहा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी? हैव यू टेस्टेड? देखिए कारगिल की लड़ाई चली थी 1999। कितने महीने चली थी? 3। 3 महीने। मई में शुरू होके जुलाई में एंड हुई थी। ठीक है, कितने बॉम्ब गिरे आपके ऊपर? और फौजें लड़ रही थी, मतलब तोपें गढ़ रही थी, एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग कर रहे थे। कितने कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे? ठेंगा। अगर आपने अपने आप को डरा डरा के शेर आया शेर आया शेर आया करके अब बिस्तरे के नीचे घुसना है तो घुसिए। यू शुड स्टे अंडर द बेड देन। यू नो, इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। इट्स टाइम। ओके, नाउ लेट मी गेट अ बिट मोर रैशनल बिकॉज आपने मेरे को जख्म कुरेद के याद दिला दिया है। मैं लेट मी बी रैशनल। ठीक है, वी हैव टू इम्पोज डेटरेंस बाय पनिशमेंट। 1916 में जब उसने उड़ी का स्ट्राइक किया था, हमने रिटेलिएट किया था सर्जिकल स्ट्राइक। राइट, वी आर रिटेलिएटेड बाय द सर्जिकल स्ट्राइक एंड किल्ड 40 टेररिस्ट इन देयर लॉन्च पैड जहां वो सो रहे थे। 6-8 महीने शांति रही, फिर चुलबुली, फिर पुलवामा में वो आईडी फोड़ी और कोई 40-45 वहां पे मरे थे, शहीद हुए थे बेचारे। तो भारत ने रिटेलिएट किया अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर यस विद एन एयर स्ट्राइक 80 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। राइट। और जो बालाकोट का कैंप था उसके पर खच्चे उड़ा दिए। ठीक है, बोथ ऑफ दीज वर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। ठीक है, 10 फार नो फर्दर। अब तुम्हें चौकन्ना कर रहे हैं, आगे बढ़े तो बहुत कष्ट होगा। ठीक है, इट वॉज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। नाउ वी हैव गिवन स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। और बालाकोट के बाद 2-2.5 साल चुप रहा था। उस टाइम में हमने आर्टिकल 370 हटा दिया था। कुछ नहीं कर पाया, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाया इसने। खून की नदियां बहेंगी का हमको जरूर दिया था, हमने तो खून नहीं बहते देखा। वी वर वेटिंग वॉचिंग, कुछ नहीं हुआ। तो अब टाइम है, वी आर गॉन बियॉन्ड द स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग स्टेज। वी हैव टू इम्पोज डेटरेंस बाय पनिशमेंट। डेटरेंस बाय पनिशमेंट। और पनिशमेंट मतलब सजा ऐसे किस्म की होनी चाहिए कि उसको हर्ट करे जो असली गुनहगार है। और वो टेररिस्ट तो इसके प्यादे कचड़ा है, प्यादे हैं। असली तो इसकी पाकिस्तान की फौज और आईएसआई है विच हैज टू बी टारगेटेड। राइट। पिछली बार भी जो हमने टारगेट किया, हमने कहा हमने आपको नहीं मारा, हमने टेररिस्ट को क्यों बोलने की जरूरत है? इनको लताड़ मारने की जरूरत है। और युद्ध होता है तो लेट इट सो बी इट। रोज छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है कि एक बार हो जाए आर पार। ठीक है साहब, एक बार हो जाए आर पार और हम अपनी बेटियों को फिर रोने नहीं देंगे साहब। रुंदन होगा तो फिर आपकी साइड होगा। बट सर वाई ऑलवेज कश्मीर? लाइक पाकिस्तान तो राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब से भी करता है, बट कश्मीर को स्पेशल टारगेट क्यों किया गया? जस्ट बिकॉज ऑफ पीओके, अक्साई चीन, और जो वहाँ पे लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल, जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, बिकॉज बिना लोकल हेल्प के ऐसी मिलिटेंट एक्टिविटी, ऐसे टेररिस्ट वहाँ पे रह कैसे रहे हैं? वहां पे बहुत फर्क पड़ा। जैसे वहां पे बहुत फर्क पड़ा। देखिए जब मैं किश्तवाड़ गया था तो महीने में एक बार मेरे को प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ मीट होती थी, बातचीत करनी होती थी, सिविलियंस के साथ।
एज द ब्रिगेड कमांडर। तो जब मैं पहली बार मिला उनसे, मैंने कहा देखिए, आप लोगों को एक गलत फहमी है कि एक दिन सुबह आप उठेंगे और भारत की फौज जैसे ओस इवेपोरेट होती है, गायब हो गई हो, चले गई होगी। मैंने कहा मैं एक चीज आज आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको वो समझ आ जाए, आपकी सब तकलीफें खत्म हो जाए। आज हिंदुस्तान की फौज यहाँ है, आज से 10,000 साल बाद भी यहाँ होगी। द अर्लियर यू गेट टू दिस रियलाइजेशन, आपको उतनी तकलीफ कम होगी। अगर आप दो किश्ती में अपनी टांगें डालें और किश्तियां ऐसे जाने लगे, बड़ी तकलीफ होगी आपको गलत जगह। यू नो, यू विल बी इन सिवियर पेन। यू बेटर चूज एक किश्ती चुन लें, आप जो है वो ठीक रहेंगे। तो वो आके बाद में बोले, साहब आप पहले अफसर हैं साहब जिसने ऐसा क्लियर बोला है। क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, स्काई इज द लिमिट, जो मांगो दे देंगे। माई बड़ी फुट, स्काई इज द लिमिट। कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। है हिम्मत तो आके ले लो, फौज लगा लो अपनी। 4 बारी कोशिश की है, 4 बारी पिट गए हो। और फिर जब देखा इससे नहीं काम चलेगा, तो वॉर बाय 1,000 कट्स की हम सलवार कमीज डाल के आएंगे। सलवार कमीज तो हमारी बेटियां पहनती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप सलवार कमीज डाल के आओगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, और ऐसे लड़ोगे, ऐसे लड़ोगे कि देखिए, पूरी पाकिस्तान का फलसफा फिलॉसफी क्या है, जियाउल हक की क्या फिलॉसफी थी, परवेज मुशर्रफ की क्या फिलॉसफी थी, कि अब पाकिस्तान के पास एटमी हथियार आ गए, तो भारत हिम्मत नहीं करेगा कन्वेंशनल वॉर करने की। देखिए, एक स्पेक्ट्रम है, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल और टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो कहता है कि हमने साहब डेटरेंस हासिल कर ली है, तुम्हारे पास भी बॉम्ब, हमारे पास भी बॉम्ब, अब कोई हिम्मत नहीं करेगा न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की, शामिल पाकिस्तान, ठीक है। तो लेकिन इसका फायदा उठाकर मैं जो ये लोअर लेवल है सब कन्वेंशनल, इस पे पाकिस्तान भारत को उंगली करता रहूंगा, ठीक है। इसमें भारत को वॉर ऑफ 1,000 कट, छुरी के चाकू वाकू बड़े खंडसे के नहीं, छुरी के छोटे छोटे पोक करता रहूंगा। तो बड़ा हाथी भी जो होता है ना, जो पिग्मीज होते हैं अफ्रीका में, बड़े बड़े हाथी को भी छोटे छोटे तीर मार के जहर वाले वो गिरा देते हैं। वो गुस्से में कभी इधर मारता है, कभी उधर मारता है, फिर बेचारा लड़खड़ा के वो हाथी भी गिर जाता है। ये इनकी 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 ड्रीम है कि हम इतने बड़े हाथी को भी गिरा देंगे। हाँ, और क्योंकि ये कभी हिम्मत नहीं करेगा कन्वेंशनल वॉर छेड़ने की, क्योंकि इसको डर है कि हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ेंगे। तो यही है साहब वजह, जिससे कि 30 के अब 40वां साल तकरीबन जा रहा है, और ये लगातार ये जो सब कन्वेंशनल वॉर, प्रॉक्सी वॉर, लो कॉस्ट नो कॉस्ट, क्या कॉस्ट है इसको, इसके तो ये डंगर ढोर जो है, ये टेररिस्ट जो कि गरीब घरों से लाता है, खाने की नहीं मिल रही, उसको कहते तेरे को देंगे इतने हजार, तो तेरी फैमिली बच जाएगी, और तू जाके सुसाइड वे चला दे सीधा 72 हूरों के पास। बचपन से इनकी ट्रेनिंग होती है। तो बचपन से इसको ये दिमाग खराब किया जाता है। मदरसों में क्यों ले जाते हैं, ताकि बच्चे को कभी मतलब नॉर्मल लाइफ मिले ही ना, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई हो ही ना, मैं करता रहे, और उसके बाद फिर उसको ये सपने दिखाए जाएं कि जन्नत में, बहिश्त में 72 हूरें इंतजार कर रही हैं, यहाँ क्या वेट कर रहा है, जा ऊपर। तो वो तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो व्हाट है, इन्होंने एक लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर छेड़ रखी है, और हम इसको सहते आए हैं, क्योंकि फॉर सम रीजन हमने पॉलिटिकल विल समन नहीं किया टू फाइट अ कन्वेंशनल वॉर, टू टेल पाकिस्तान कि जनाब यू आर रॉन्ग, you need a reality check. There is space in South Asia between a nuclear war and a sub-conventional conflict. एक conventional war की जगह है। ये हमारे आर्मी चीफ वीपी मलिक साहब ने कहा था 1999 में। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, वो समझता है कि खत्म हो गया, कोई चांस नहीं है, इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन वो ताकत लगा ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप डर जाओ न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। एक तो डराने वाले बहुत है ना हमारे देश में, और फिर अमन की आशा, और फिर गजलें गाते हैं हर तीसरे दिन। सीज फायर दे दिया था पाकिस्तान को,
और हमने नहीं हटाया, उसने उसी ने उसने हटाया। उसने हटा दिया। हर बार तो सीज फायर पाकिस्तानी एक तरीके से ब्रेक कर रहा है। तो What फिर is it? तो फिर आप कब ब्रेक करेंगे? यही तो सवाल है सर कि अब इंडिया कब करेगा, लाइक इसको नहीं अब वो काफी टाइम हो चुका है नहीं इस अब वो इंसिडेंट टाइम को। आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है। मैंने बताया स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग 2016 में कर दी, 2019 में कर दी। अब टाइम फॉर डेटरेंस बाय पनिशमेंट। पर इंडिया का सर मिलिट्री लाइक डिसीजंस इतने ज्यादा डिप्लोमेटिक एंड कैलकुलेटिव क्यों है? लाइक इसराइल से कंपेयर किया जाए तो इतने अग्रेसिव डिसीजंस लेते हैं, दैट्स व्हाई नहीं 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 इसराइल को नहीं कोई टच नहीं कर पाता। तो अभी जैसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सिविलियंस के साथ ऐसा अटैक हुआ है, तो इंडिया को भी उतना ही एग्रेसिव डिसीजन लेने का वक्त आ नहीं गया है? बिल्कुल हो गया है। तो व्हाट शुड बी और द स्ट्रेटजी? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना हम्म। चाहिए लात। लात तो पहला कब से स्टेप पड़ तो ही रही है आपने सर पाकिस्तान आपने को। नहीं नहीं तो अच्छी लात नहीं पड़ी ना यार। लात में भी फर्क होता है। लात में भी फर्क होता है। आप लगाएं लात, मतलब ऐसी लात की दर्द हो, ऐसी जगह लगे कि दर्द हो बड़ी बुरी। यू नो यू यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट बेटा, क्योंकि कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। लेट्स जरा बता देना, इनको इतना शौक लड़ाई का आ रहा है तो लेट्स गिव इट टू हिम, लेट्स गिव इट टू हिम। आई थिंक द टाइम हैज कम दैट वी गिव इट टू हिम और हो जाए आर पार की। बट दिस टाइम सर लाइक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एयर स्ट्राइक, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट लाइक जो उरी में हुआ था, इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग बिकॉज़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट वॉर राइट नाउ from the both sides because Pakistan is also ready. But are we actually ready for the war as a nation? India as a nation, क्या ready? यू हैव टू बी मेंटली रेडी फर्स्ट। पहले तो आप मेंटली रेडी हो। कारगिल के दौरान क्या कहा था हमारे आर्मी चीफ साहब ने? वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। ठीक है ना साहब? मैं बड़ा खुश होता आज के दिन एज अ फॉर्मर वॉरियर सोल्जर कि अगर हमारी आर्मी 1,80,000 से ना काटी होती। मैं बड़ा खुश होता कि जो 120 रफाल जिनकी कब से बात हो रही है, पता नहीं 7-8 साल हो गए, वो हमारे फौज एयरफोर्स में आ गए होते। ठीक है। मैं बड़ा खुश होता कि जब हमने अभी खरीदी है एटैक गन जो भारत में बननी शुरू हो गई। एंड एटैक गन जो है ये अमेरिकन गन से अच्छी है। यानी भारत के लोगों में आत्मविश्वास होना चाहिए। वी हैव मेड अ बेटर मीडियम गन देन दी अमेरिकन। वो फायर करती है 45, हमारी मारती है 48। ठीक है। वो 1 मिनट में 3 राउंड फायर करती है, हमारी 5 राउंड फायर करती है। यू मेड अ बेटर गन देन दी अमेरिकन गन। टॉकिंग ऑफ इंडिजनाइजेशन, जब खरीदने का टाइम आया तो हमने खरीदे हैं 310, जरूरत है 1,800। तो जब देश में बन रहा आप क्यों नहीं खरीद रहे? रोजगार मिलेगा, लोगों को फायदा होगा। मतलब मुझे तो कई बारी कई चीजें समझ नहीं आती। तो अगर ये सब होता तो आज हम ऐसी स्थिति में होते कि तुम्हारा कचूमर निकाल देते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे पास है इज सफिशिएंट टू किक द डेलाइट्स आउट ऑफ पाकिस्तान। यानी तकलीफ आप देने के मूड में आ जाएं तो आप इतनी तकलीफ दे सकते हैं कि इनको काफी सदियों तक याद रहेगी। यस ही विल हिट बैक, सो व्हाट, लेट इट बी, हो At जाए। what extent they can hit back? एंड टू व्हाट एक्सटेंट, मैं आप बताता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन हिट बैक। रिजर्व्स होते हैं एमुनिशन के, उसको बोलते हैं वॉर वेस्टेज रिजर्व्स। पाकिस्तान के पास 7 से 10 दिन का एमुनिशन। घोड़े पे चढ़ के पाकिस्तान ने, जब अमेरिकनों ने इनको चाबी दी तो इन्होंने अपना आर्टिलरी एमुनिशन यूक्रेन को बेच मारा पैसे कमाने को। अब वो है नहीं तो कितने दिन लड़ोगे मेरे आका? अब तो 4-5 दिन के बाद जीप बाहर आनी शुरू। एमुनेशन खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे तोप से? एमुनेशन खत्म हो गया तो क्या करोगे तोप से? तोपचियो, चुप हो जाएगा तुम्हारा मुंह। ठीक है। ये असलियत है विच लोग समझते नहीं है। जनरल बाजवा साहब को समझ आ गई थी, तभी वो जियो इकोनॉमिक्स वगैरह की बात कर रहे थे और तभी उन्होंने सीज फायर ले लिया हमारा उल्लू खींच के। ठीक है। और हमें चिपक गए सीज फायर से। नहीं, हम तो सीज फायर खत्म ही नहीं करेंगे साहब। नहीं करेंगे तो फिर अपने लड़के मरवाओ। 26 मरवा लिए। बड़ी नॉनसेंस। यू नो, पहले मेंटली तैयार हो, फिजिकली तैयारी सब हो जाएगी। हिम्मत मर्द मदद खुदा। समझे? टेक द प्लंज। पानी के बाहर बैठ के पानी नहीं टेस्ट करते रहो, बहुत गर्म है बहुत ठंडा है, तो कभी घुसोगे नहीं।
जंप इनटू द पूल, देखी जाएगी। तो व्हाट अबाउट पीओके देन? पीओके कब आएगा? आप कब से कह रहे हैं, अभी एस कब जयशंकर से ने कहा कह रहे है। हैं कि हम पीओके हमारा था, हमारा है और हम लेके रहेंगे। दोनों तरफ से Take सेम it. बात कह रहे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, टेक इट, हम्म। टेक इट। इससे अच्छा बढ़िया मौका कौन सा मिलेगा? टेक इट, अंडरलाइन, यस सर। टेक इट। बट वी मस्ट यूज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। एक नया अप्रोच मैं अपना देख रहा हूं, हमारी सरकार के तबकों में कुछ आ गया है, लोन रेंजर अप्रोच, लोन वुल्फ अप्रोच। अब केवल इंटेलिजेंस करेगी, अब केवल पुलिस करेगी, बाकी सब जाके बैठ जाओ, सो जाओ चादर तान के। मतलब डिफेंस फोर्सेस के पावर को थोड़ा कम किए गए हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए, ओनली वन एलिमेंट विल डू इट। वाई ओनली वन एलिमेंट? राइट। अभी बिल्कुल सही अप्रोच लिया है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। मारो। एक हमारे कोर कमांडर होते थे जनरल JBS यादव, जम्मू कश्मीर में। उन दिनों हम लोग बहुत परेशान थे कि हमारे हाथ बांध दिए पीछे, ये नहीं मारो, नहीं मारो, ह्यूमन राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कमाल है यार, हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं है, हमारी बीवियों के बच्चों के ह्यूमन राइट्स नहीं है? हाथ बांध के बैठो और मरो। कभी हाथ बांध के लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इट इज स्टूपिड। ठीक है, तो वो आए तो वो कहते हैं, तो लोगों ने उनको बोला सर ये क्या है, हमको भी लड़ने दो ना, लड़ना है तो फिर लेट अस फाइट, एक हाथ मत बांधो। कहते हैं, हु टोल्ड यू योर वन आर्म इज टाइट बिहाइंड द बैक? यूज बोथ आर्म्स, यूज बोथ लेग्स। दो हाथ हैं तो एक से क्यों बॉक्सिंग करे जा रहे हो कि अब सिर्फ पुलिस करेगी, बाकी सब तमाशा देखो, बाकी सब ताली बजाओ? Sorry, that's not the way it happens. Whole of the government approach is the best way to go. Use all elements of national power to punish Pakistan, to bring about deterrence by punishment. Overt, covert, army, navy, air force, सबको लगाओ कि एक ही क्यों करेगा। अब एयरफोर्स की बारी, अब आर्मी की बारी, अब नेवी की बारी। नहीं साहब, हम सब की बारी, हम सब की बारी। और बड़ा अच्छा काम, जब भी हमने इंटेग्रेटेड अप्रोच इस्तेमाल किया है 71 में ऑल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन पावर वर यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवी ने कराची पे हमला किया, पर खच्चे उड़ा दिए, एक बार नहीं 2 बार हमला किया, आग लगा दिया पूरा ऑयल फार्म, 6 जहाज डुबो दिए, दोनों ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान काट दिए। एयरफोर्स ने एयर सुप्रीमेसी हासिल कर ली बांग्लादेश के ऊपर, बम्पर टू बम्पर हमारी गाड़ियां चल रही थी क्योंकि हमारे जहाज, ठीक है, कोई सिर उठाता था तो हमारे जहाज आके उसकी बैंड बजा देते। और हमारी आर्मी तो 3 तरफ से घुसी बांग्लादेश की तरफ, हमारे पैरा ट्रूपर, हमारे हेलीबोन ऑपरेशन, ये वो। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े। वैसे पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने चाहिए अगर वॉर होता है तो? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्या आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड पावर के टुकड़े कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? न्यूक्लियर आर्म पावर लाइक Pakistan is a nuclear armed power. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देम। The nuclear armed power. You see, एक न्यूक्लियर आर्म पावर के टुकड़े हो सकते हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। इन आर्म्ड फोर्सेस जब मिलिट्री वॉर गेमिंग करते हैं तो कहते भाई प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, क्या पहले ऐसी चीज हो चुकी है या ये ख्याली पुलाव है? ठीक है, सोवियत संघ 1990 इकोनॉमिकली कोलैप्स हुआ, करवा दिया गया। विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड, द सोवियत यूनियन स्प्लिट इनटू 15 स्प्लिंटर स्टेट्स, 15 स्टेट। सो व्हाट इज द वे टू गो? मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही मेरा कहना। मैं तो आई थॉट बड़ी सीधी फौजी भाषा में बात करता हूं। बिल क्लिंटन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है, और उनका एक बड़ा मशहूर वाक्य है, इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, इट इज द इकोनॉमी। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी शाहरग, मुनीर साहब कह रहे हैं कश्मीर, उसकी शाहरग कश्मीर नहीं, उसकी शाहरग जो है इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा रही है, टूटने की कगार पे है। $8 बिलियन यूजेबल
फॉरेक्स के रिजर्व रह गए, ठीक है। डेट रिपेमेंट $22 बिलियन सालाना की है। यहाँ से वो उधार ले रहा है पहले उधार चुकाने के लिए। इसकी इकोनॉमी का बुरा हाल है, फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता अपने आवाम को। और ये जो है, अगर अगर ये इसी राह पे चलता गया, एक लिमिटेड वॉर, मैं फुल स्केल वॉर भी नहीं कह रहा हूं, एक लिमिटेड वॉर और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो जाएगी। और जब इकोनॉमी बेड़ा गर्क होगी तो पाकिस्तान 15 टुकड़ों में नहीं टूटेगा, 5 टुकड़े होंगे। क्या क्या होंगे सर? बलूचिस्तान, सिंधु देश, बलूचिस्तान। पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सईरीकिया, ये 5 फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की। और इनके साथ वो अपने आप क्रम्बल हो जाएगा। आप इकोनॉमी की कमर तोड़ दीजिए, आप साहब उस पर एक लिमिटेड वॉर थोपिए, आपकी नेवी उसका ब्लॉकेड कर दे, तेल ना आने दे। 5 दिन का एविएशन टर्बाइन फ्यूल है पाकिस्तान में, 5वें दिन के बाद जहाज नहीं उड़ पाएंगे। और नेवी अगर जगह के ब्लॉकेड लगा दे कि नहीं जाने देंगे साहब, लड़ाई हो रही है, वी वॉन्ट लेट इट गो। और आपने बोला ना पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, रिटेलिएट करेगा, और उसका फायदा हमको उठाना चाहिए कि नाउ रेगुलर वॉर ब्लॉकेड, नाउ वी आर जस्टिफाइड इन पुटिंग अ ब्लॉकेड। बट सर एक बाजू से चाइना भी जो जरा कवर कर रहा है पाकिस्तान को पीछे से, एक बैक एंड सपोर्ट दे रहा है, उसका क्या किया जाए? इंडिया देखिए, उसे कैसे फेस करेगा अगर पाकिस्तान सच में उस सपोर्ट, मतलब एक चाइना अगर सच में सपोर्ट में आ जाता है तो? चाइना क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड करेगा? आपका क्या ख्याल है? क्या अपनी फौजें उतारेगा लड़ाई में पाकिस्तान के लिए? वो खुद नहीं लड़ता, वो औरों को लड़वाता है, ठीक है। और वो हथियार दे देगा, सारे तो हथियार पाकिस्तान की फौज के, चीन के हैं। इससे ज्यादा आपका नुकसान क्या कर सकता था चीन? वो तो कर ही दिया है उसने। चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइनीज सारे प्रोडक्ट उनके पास हैं साहब आज के दिन। उनके JF-17 फाइटर, उनके J-10C फाइटर, J-10E सॉरी फाइटर, ये सारे चाइना से आए हैं। टैंकें, तोपें, सबमरीन, सबमरीन तो अभी पहुंची नहीं, उनके जो सारे जहाज जूज हैं वो सब पाकिस्तान के हैं। एयरफोर्स चीन से आई, मेड इन चाइना ठप्पा लगा है। न्यूक्लियर आर्सनल मेड इन चाइना ठप्पा लगा है, वगैरह वगैरह। तो चीन ने तो जो करना था तो वो कर ही चुका है आपके साथ। क्या वो उसकी बचाव के लिए जंग में उतरेगा? नहीं। क्यों नहीं? किस बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि क्योंकि वहां ताइवान है, उसको ताइवान वो कब्जा करना चाहता है, बड़ी भारी जंग होगी, ठीक है। साउथ चाइना सी में उसके झगड़े, फिलीपीन से झगड़े हैं, वियतनाम से झगड़े हैं, जापान के साथ पंगे हैं। और सोने पे सुहागा, अंकल सैम डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के पीछे पड़ गए, ठीक है। तो चाइनीज की मिलिट्री थिंकिंग में वन मेजर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, वन मेजर फ्रंट एट अ टाइम। उसका मेजर फ्रंट है ईस्टर्न फ्रंट, चाइना का सी कोस्ट, पैसिफिक सी कोस्ट। क्या वो ऐसे समय जबकि बड़ी लड़ाई उसके सामने आ रही है, वेस्टर्न फ्रंट भी 2 फ्रंट एक्टिवेट करना चाहेगा? नहीं। तभी उसने थॉ एक्सेप्ट किया था लद्दाख में। उसने भी सोचा कि यार मैं 2 तरफ तो लड़ नहीं सकता, तो यहां शांति रखें ताकि एक फ्रंट पे फोकस किया जाए। अब वो पाकिस्तान के बहकावे में आके अपनी स्ट्रेटेजी तो नहीं चेंज करेगा ना, ओवरऑल ग्रैंड स्ट्रेटेजी। तो वो बातें करेगा, वो हथियार देगा, एमुनेशन देगा, यस, ठीक है। लेकिन लड़ाई के बीच में कितना एमुनेशन आ सकता है ये भी देखने की बात है। मतलब सर घूम फिर के आपने ये कह दिया अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान अकेला ही है। नेचुरली हम भी अकेले होंगे और वो भी अकेला होगा, लेट्स बी क्लियर। बट हमारी हमारी बात यह है कि हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव द 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स, ठीक है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम स्पेस पावर हैं, हम अकेले लड़ सकते हैं। क्या पाकिस्तान अकेले लड़ सकता है? कितनी देर? टाइम, टाइम। इसीलिए मैं कह रहा हूं लिमिटेड वॉर विच गोज 15 डेज। और जिस लिमिटेड वॉर में 7 दिन में एमुनेशन खत्म हो जाए, 5 दिन में एविएशन टर्बाइन फ्यूल खत्म हो जाएगा, क्या नहाओगे क्या निचोड़ोगे की बात हो जाती है।
So, sir, lastly, I want to ask you, Ahmed, are you like currently, are you satisfied from the government approach जो government अभी ले रही है, strategies बना रही है? मतलब लाइक सर रिएक्शन कुछ और होना चाहिए, आप बता सकते हैं। ये दिल मांगे मोर विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर। हम अपनी सरकार से यही कहेंगे, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है, हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है, हमने इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला है, और अब काइनेटिक ऑपरेशंस की नहीं, नीड तो क्या है, कह दिया गया है। दे हैव बीन नो लेस देन द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड सो। आई मीन, don't worry about what GD Bakshi says, but you should worry about what Narendra Modi says. Narendra Bhai Modi, our Prime Minister. जब उन्होंने धमका दिया है इन नो अनसर्टन टर्म्स, और उन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दिया, ठीक है ना, सो आई एम श्योर समथिंग गुड विल हैपन, समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान विल हैपन, एंड माय ओनली रिक्वेस्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर वुड बी, एक फौजी की दिल से जो आवाज है, विक्रम बत्रा इज नो मोर, ही इज डेड, ही वाज फ्रॉम माय रेजिमेंट, और उसकी मैं फिर इमॉर्टल विक्ट्री क्राई मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, ये दिल मांगे मोर। सर आर यू गेटिंग इमोशनल सर? आई एम, because war means number of soldiers dead, and I have been through that, but yet wars have to be fought, ठीक है ना। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन युद्ध कर, हाँ तेरा नाना है, तेरा भीष्म पितामह है, तेरा गुरु है, अगर वो भी सामने आ जाए, फॉर द राइट कॉज, just cause, you have to fight, and we must fight. We have to fight. There is no other way. Jai Bharat, Jai Hind.